हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है ये चैप्टर हमने कवर कर लिया था। काफी सारे टॉपिक्स हमने इसके कवर कर लिए थे, अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। साथ ही हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। बाकी के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे अपने आज के लेक्चर में, और हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो साथ साथ आप रिवाइज कर लीजिए जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो लास्ट लेक्चर में हम फैराडेज लॉ के बारे में बात करें, जहां पर फर्स्ट लॉ हम पढ़ चुके थे, जो कि क्या दर्शाता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक, जिसका फॉर्मूला है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। चलिए, जहां पर W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, Q तो हमारा चार्ज है। चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू होता है बच्चों IT। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, W इज इक्वल्स टू EIT अपॉन 96500, जो कि फैराडेज कांस्टेंट। यहाँ पर बच्चों I तो करंट है, T तो टाइम है, W मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस, E क्या है, E है इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। E का फॉर्मूला, E अगर हमें निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मोलर मास अपॉन N फैक्टर। ठीक, चलो, तो मोलर मास जो भी हमारा एलिमेंट होगा, कंपाउंड जो भी हमारे पास होगा, उसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं। N फैक्टर हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, N फैक्टर हम सेल रिएक्शन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब बात करते हैं करंट एफिशिएंसी की। उससे पहले आप ये वाला फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, फिर करंट एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो बात करते हैं करंट एफिशिएंसी। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, W इज इक्वल्स टू EIT अपॉन 96500। ठीक है, तो W क्या है, कितना मास डिपॉजिट हुआ। सपोज यहाँ पर आता है हमारा 20 ग्राम डिपॉजिट हुआ। ठीक, तो ये 20 ग्राम क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि 20 ग्राम यहाँ पर डिपॉजिट हुआ मास। ठीक, तो ये 20 ग्राम है क्या, ये हमारा थ्योरेटिकल मास। थ्योरेटिकल मास जिसको हमने इससे सॉल्व करके निकाला है। अगर हम बात करें, एक बीकर हमने लिया, उसमें 2 रॉड लगाई, बैटरी से कनेक्ट किया, करंट पास करवाया, फिर यहाँ पर एक कैथोड है, एक एनोड है, और यहाँ पर हमारा कोई भी क्या हो गया, मास डिपॉजिट हुआ। सपोज ये हुआ 15 ग्राम। ठीक है, ये हुआ 15 ग्राम। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है ना, तो इसे क्या कहा जाएगा, ये होगा हमारा एक्चुअल, या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मास। तो इन दोनों में से कौन सा मास, अगर एक ही रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जब हमने थ्योरेटिकल मास निकाला तो इतना आया, लेकिन एक्चुअल जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक्चुअल मास आ रहा था 15 ग्राम, है ना, ये जिसे हम एक्सपेरिमेंटल मास कहते हैं। तो करंट एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, तो फॉर्मूला है हमारे पास, एक्चुअल मास डिपॉजिटेड, एक्चुअल बोलो या एक्सपेरिमेंटल बोलो, ठीक है, अपॉन थ्योरेटिकल मास into 100। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, करंट एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक, चलिए, तो नोट कर लीजिए बच्चों ये फॉर्मूला,
चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं, करंट एफिशिएंसी क्या है? Efficiency is the ratio of actual mass deposited to theoretical mass deposited into 100. ठीक है, करंट एफिशिएंसी की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास डिपॉजिटेड टू theoretical mass deposited into 100 in Faraday's law. ठीक है, तो फैराडे के लॉ में तो फैराडेज लॉ, ठीक, चलिए सिंपल फैराडे का पहला लॉ हमें पता है, करंट एफिशिएंसी के बारे में हम जान चुके हैं, करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है। तो दो फॉर्मूलाज को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इन द सेंस कि हमें पता है कि इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो ये हो गई हिंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन पासिंग 3 एम्पियर करंट, देखो 3 एम्पियर करंट जब हमने पास किया तब तक 10,000 सेकेंड तक, यानी कि 10,000 सेकेंड तक, जहां पर एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में, इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इसको ऐसे लिख लेना आप लोग CuSO4, ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो हमने क्या देखा, 9.8 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। कितना डिपॉजिट हुआ? 9.8 ग्राम ऑफ कॉपर। कैलकुलेट करनी है यहाँ पर करंट एफिशिएंसी। तो करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमको पता है, ठीक। करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब हमारे पास एक्चुअल मास और थ्योरेटिकल मास दोनों होंगे, ठीक है। चल, तो ये तो यहाँ पर दिया होगा हमें एक्चुअल मास, क्या होगा ये? एक्चुअल मास डिपॉजिटेड। थ्योरेटिकल मास हमें निकालना है, ठीक है, कि कितना, हमें ये निकाल लेंगे कैसे थ्योरेटिकल मास, इस फॉर्मूले को यूज करके। फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास E होना चाहिए, I होना चाहिए, T होना चाहिए, ठीक। तो सिंपल सा हम निकाल लेंगे। आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, W की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट करना है। फिर आप करंट एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। लिख लेते हैं यहाँ पर करंट एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए, तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से, नहीं होगा फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर सॉल्व कराएंगे जब चाहूँगा। चलिए, तो CuSO4 था, लिख लेंगे Cu 2 पॉजिटिव, क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया Cu, यानी कि यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 में आ गई N की वैल्यू, N हमें गिवन है, साथ में देखो करंट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, ठीक। चलो, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, W इज इक्वल्स टू EIT अपॉन 96500। W इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू क्या होती है? मोलर मास अपॉन N फैक्टर। N फैक्टर तो हमने निकाल दिया। अब मोलर मास क्या होता है कॉपर का बच्चों? तो कॉपर का जो मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वो होता है 63.5 कॉपर का मोलर मास। अच्छा, मोलर मास की आप चिंता मत करना, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होता है ज्यादातर। बाकी कॉपर से रिलेटेड तो काफी क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, तो कॉपर का जो मोलर मास है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो लिख लेते हैं 63.5 अपॉन N फैक्टर की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई I यानी कि करंट है 3 एम्पियर इंटू टाइम है 10,000 सेकेंड अपॉन 96500। सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होकर के W की वैल्यू हमें मिलेगी 9.87 ग्राम। W की वैल्यू हमें मिल गई, ऐसी कुछ आपको W की वैल्यू मिल रही होगी। अब W की वैल्यू से आप क्या कर लेंगे, आसानी से करंट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।
ये आप खुद से निकालिए, चलिए निकालिए। चलिए तो करंट एफिशिएंसी की बात करते हैं। अगर फॉर्मूला होता है एक्चुअल मास हमें दिया गया है 9.8 अपॉन थ्योरेटिकल मास हमने निकाल दिया 9.87 ग्राम इंटू 100 कर लेंगे, ये आ जाएगा 980 अपॉन 9.87। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 99.2%। ये आ गई हमारी करंट एफिशिएंसी 99.2। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसको नोट कर लीजिए, अगर कहीं पर आपको गलत है तो करेक्ट कर लीजिए। ठीक, फैराडेज का फर्स्ट लॉ तो हम समझ गए। अब बात करते हैं सेकंड लॉ। अब जो फैराडेज सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? ठीक है, अगर हम ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस तरीके से ए, बी और सी अगर सीरीज में क्या है, कनेक्टेड है, क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ ए equivalent of A is equals to equivalent of B is equals to equivalent of C। यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या कराते हैं, सेम करंट पास कराते हैं, क्या कराते हैं, सेम करंट पास कराते हैं। अगर ये सारे क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, और हम यहाँ पर सेम करंट पास कराते हैं। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ में कि हम क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ से क्या जानते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये क्या होगा, आयंस में ब्रेक होगा। आयंस में ब्रेक होने पर वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा ना इन रॉड्स पर। ठीक, तो यही हम पढ़ रहे थे सेकंड लॉ में, फर्स्ट लॉ में हमने सीखा था कि कितना डिपॉजिट हुआ, इसको कैसे हम निकालेंगे। फिर करंट एफिशिएंसी से भी हमने सीखा था कि एक्चुअल डिपॉजिशन और थ्योरेटिकल डिपॉजिशन जो हुआ है उससे हम टोटल कैसे निकालेंगे करंट की एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर दो से ज्यादा हमारे कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पर सेम करंट है, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो सारे क्या होंगे, इक्विवेलेंस इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ सी। इतनी बात समझ में आई? सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अभी समझना है, बाकी थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, सिर्फ यहाँ पे समझने वाली बात है। चलो इसको ऐसे रफली आप नोट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, इफ same charge is passed through the cell connected in series is then the mass deposited या substance deposited will be equivalence of A is equals to equivalence of B is equals to equivalence of C।
ठीक, बाकी बच्चों इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। पूरी थ्योरी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फैराडेज का सेकंड लॉ है क्या, उसको और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत